नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी की प्रमुख शिक्षक भर्तियों के बारे में। यूपी में कौन कौन सी वैकेंसियाँ आती हैं और उनमें किन क्लास के बच्चों को हमको पढ़ाने को मिलता है, उनके बारे में हम समझते हैं। उनका क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और क्या क्वालिफ़िकेशंस रहेगी, इनके ऊपर चर्चा करेंगे। और साथ ही हम चर्चा करेंगे कि जो डिप्लोमा या डिग्री लगती हैं वो किस क्लास में पढ़ाने के लिए एलिजिबल रहती हैं। ठीक है, जैसे DLED, D.Ed, B.Ed, BLED, इनका क्या प्रक्रिया रहती है, कितने साल के डिप्लोमा होते हैं और ये किन क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल रहते हैं। जैसे हमारे यूपी में प्राइमरी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक शिक्षक में भर्तियां निकलती हैं। तो ज़्यादातर फोकस प्राइमरी वैकेंसी पर रहता है, लेकिन उसके साथ अन्य भर्तियां भी आती हैं। उनके बारे में हम जान लेते हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगी और क्या एलिजिबिलिटी रहेगी कि हमारे पास इतनी डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए जिससे हम उस क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए अवेलेबल रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी शिक्षक। पहले हम सबके बारे में थोड़ी जान लेते हैं, फिर और डिटेल में थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसे हमारा प्राइमरी टीचर जो होते हैं वो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। जूनियर शिक्षक ये कक्षा 6, 7 और 8 के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। फिर आते हैं हमारे TGT और PGT। एक जो TGT टीचर होते हैं वो कक्षा 9 और कक्षा 10 के बच्चों को पढ़ाते हैं। जो PGT टीचर होते हैं वो 11वीं और 12वीं के बच्चों को पढ़ाते हैं। ये एयर स्कूल लेक्चरर भी इनको बोल सकते हैं। इसी के समकक्ष एक और भर्ती निकलती है जो UPPCS के द्वारा निकाली जाती है। वो LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता की भर्ती निकलती है। TGT की तरह ही LT ग्रेड वाले शिक्षक कक्षा 9 और कक्षा 10 के बच्चों को पढ़ाते हैं और PGT की तरह GIC प्रवक्ता वाले शिक्षक कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं के छात्रों को पढ़ाते हैं। TGT, PGT और LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता में इतना अंतर रहता है कि जो TGT और PGT हमारे विद्यालय रहते हैं वो अर्धशासकीय विद्यालय रहते हैं। इनका जो संचालन होता है, जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो प्राइवेट कंपनियों का होता है, लेकिन इनमें जो शिक्षकों की भर्ती होती है या जो शिक्षकों की सैलरी दी जाती है वो सरकार के द्वारा पे की जाती है। और जो हमारे LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता की भर्ती निकलती है ये पूर्णतः शासकीय विद्यालय रहती हैं। इनमें LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता के बाद आपका जिस विद्यालय में चयन होगा वो पूर्णतः शासकीय विद्यालय रहेंगे। इनकी प्रक्रिया में थोड़ा अंतर रहता है और बाकी उसके बारे में हम अभी जानेंगे। इसी के आगे होता है असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कॉलेज के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, जिसमें BA, BSc, MA, MSc, MCOM इनके बच्चों को पढ़ाते हैं। वो असिस्टेंट प्रोफेसर का टेस्ट निकालने के बाद पढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमारी योग्यता रहेगी एक नेट। इसके बारे में भी हम अभी जानेंगे आगे। पहले हम समझ लेते हैं और बाकी जो हमारे डिप्लोमा या डिग्री लगती हैं उनको अगर वो हम डिप्लोमा या डिग्री करते हैं तो किस क्लास के बच्चों के लिए इनमें से कौन सी भर्ती के लिए हम एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे DLED या BTC, इसको यूपी में BTC बोला जाता है, लेकिन अब इसका भी नाम बदल गया है, उसको भी DLED ही बोला जाता है। अगर DLED या D.Ed करते हैं तो आप कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। अगर आप D.Ed करते हैं जो MP में चलता है, अगर वो भी करते हैं, वो भी एक डिप्लोमा है, डिप्लोमा एंड एजुकेशन। ये भी कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए रहता है। अब एक और डिग्री या डिप्लोमा दोनों रहता है, जैसे बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इसमें डिग्री भी है और डिप्लोमा भी है। एक कक्षा 1 से लेकर अगर जहाँ भी अगर डिग्री या डिप्लोमा टीचर भर्ती में लगती है तो ये सभी के लिए एलिजिबल रहता है। लेकिन इसमें एक रहता है कि जो इसमें BLED होती है, इसमें डिग्री और प्लस जो हमारा ग्रेजुएशन रहता है, ग्रेजुएशन के साथ में जो शिक्षक भर्ती के लिए B.Ed या BTC रहती है वो इंक्लूड रहता है। ये 4 साल का एक कोर्स रहता है। इसको करने के बाद आप जो टीचर के एग्ज़ाम है उनके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अगर जो इसकी जो ग्रेजुएशन रहती है वो अन्य भर्तियों के लिए मान्य नहीं होती है। एक कोर्स रहता है हमारा B.Ed। ये B.Ed अभी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक इसको प्राइमरी से हटा दिया गया। अब ये प्राइमरी को छोड़कर अन्य सभी जो एग्ज़ाम रहते हैं, जैसे TGT या PGT में तो लगता नहीं है, जूनियर भर्ती या और अन्य केंद्रीय विद्यालयों में भर्तियाँ निकलती हैं तो उनके लिए अब B.Ed एलिजिबल है प्राइमरी को छोड़कर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम प्राइमरी में और हमें कौन से एग्ज़ाम क्वालिफाई करने पड़ते हैं, इनका क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, उसके बारे में थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं, कैसे पेपर आते हैं और क्या होता है। सबसे पहले प्राइमरी टीचर। अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए। BA करे हों या BA या BSc कुछ भी करे हों। इसके साथ में आपके पास 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें आप DLED कर सकते हैं या उसी को BTC बोलते हैं, D.Ed भी कर सकते हैं, BLED भी कर सकते हैं। इनमें से कोई आपके पास 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आपको एक एलिजिबिलिटी टेस्ट, टेट या CTET, जो यूपी गवर्नमेंट कराती उसको टेट बोलते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है, उसी की तरह एक सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है CTET, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट।
अगर आपको ये प्राइमरी लेवल का पास करना पड़ता है, टेट या सी टेट। जो टेट या सी टेट होते हैं 2 लेवल के होते हैं, एक प्राइमरी लेवल का, एक जूनियर लेवल का। अगर आपको प्राइमरी की भर्ती में जाना है तो आपको प्राइमरी का टेट या सी टेट क्वालिफाई होना आवश्यक होता है, तभी आप यूपी का सुपर टेट दे सकते हैं। इसके लिए डीएलएड या बीटीसी आपको होना चाहिए। बीएड इसको बाहर कर दिया गया है। टेट प्राइमरी लेवल का होना चाहिए, सी टेट भी प्राइमरी लेवल का होना चाहिए। अब हम समझते हैं कि टेट का क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है। सुपर टेट का तो अभी कुछ पता नहीं है, जब वैकेंसी आएगी तो उसमें नया एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस आएगा तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अभी हम टेट का समझ लेते हैं, क्योंकि इसका एग्ज़ाम पैटर्न फिक्स है और इसी की तर्ज पे होता है। जैसे टेट में हम बात करते हैं बाल विकास या सीडीपी, ये 30 नंबर की आती है। पर्यावरण 30 नंबर की आती है। हिंदी और संस्कृत ये भी 30 नंबर की आती है। ये भाषाएं 2 आती हैं, इसमें आप इंग्लिश या उर्दू का भी चयन कर सकते हैं 2 भाषाओं में। गणित 30 नंबर की आती है। पूरा 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा और आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। इसमें जनरल वालों के लिए अगर टेट को पास करने के लिए 90 नंबर और अदर कैटेगरी के लिए 82 नंबर में सिलेक्शन हो जाता है। जब आप टेट पास कर लेंगे उसके बाद आपकी भर्ती आएगी, जिसमें आपको सुपर टेट का पेपर होगा, एक दूसरा पेपर होगा, उसमें जब आप मेरिट में आएंगे तब आप प्राइमरी के टीचर बन पाएंगे। अब बात करते हैं हम जूनियर शिक्षक की। जूनियर शिक्षक के लिए क्या योग्यता रहेगी। इसमें आपको ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए आपके पास। ग्रेजुएशन के बाद आप डीएलएड हैं तो भी आप जूनियर के लिए एलिजिबल हैं। प्राइमरी में आप डीएलएड से एलिजिबल हैं और जूनियर में भी आप डीएलएड से एलिजिबल हैं, और बीएड भी यहाँ एलिजिबल हो जाता है, जबकि प्राइमरी में बीएड बाहर हो गया है। इसके लिए आपको पास टेट या सी टेट होना चाहिए, लेकिन ये टेट या सी टेट प्राइमरी वाला नहीं चलता है। ये टेट या सी टेट एक जूनियर लेवल का होता है। 2 टेट या सी टेट होते हैं, तो आपको जूनियर लेवल वाला क्वालिफाई करना पड़ता है। तो जूनियर लेवल का थोड़ी हम एग्जाम पैटर्न भी समझ लेते हैं कि कैसा होता है। और इसमें बाल विकास 30 नंबर की आती है, हिंदी भी 30 नंबर की, संस्कृत भी 30 नंबर। ये 2 भाषाएं आती हैं। भाषाओं में आप इंग्लिश या उर्दू का चयन कर सकते हैं। इसके साथ में आपका सब्जेक्ट आता है, वो 60 नंबर का आता है। जैसे अगर आप मैथ से हैं तो उसमें मैथ भी आएगी 30 नंबर की, और 30 नंबर की साइंस भी आएगी। अगर आप सामाजिक या बीए वाले स्टूडेंट हैं तो आपको उसमें सामाजिक विज्ञान के 60 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। इस तरह आपको 150 नंबर का पेपर आएगा, जिसमें 2.5 घंटे का समय मिलेगा। इसके बाद जब जूनियर की भर्ती आएगी तो उसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जब आप वो टेस्ट क्वालिफाई कर पाते हैं तब आप जूनियर के शिक्षक बन पाते हैं। और जो जूनियर का जो सुपर टेट होता है उसका भी एग्जाम पैटर्न आया नहीं है कुछ। जब वैकेंसी आती है तो उसके पहले एग्जाम पैटर्न आएगा, तो उसके बारे में बता दिया जाएगा अभी। लेकिन मोटा मोटा ये है कि यही सारे सब्जेक्ट रहते हैं। अब हम बात करते हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता। इनके ऊपर कम फोकस रहता है, लेकिन ये भर्तियाँ भी आती हैं यूपी में। काफ़ी टाइम के बाद आती हैं तो उनके ऊपर फोकस कम रहता है। जैसे जो टीजीटी और पीजीटी की भर्ती रहती है, ये हमारे अर्थशास्त्र की विद्यालयों में रहती है। इनमें इनका प्रोसीजर सिंपल रहता है। इनमें सीधी भर्तियां हो जाती हैं एक एग्ज़ाम के थ्रू, कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है इनमें। और बता दें कि प्राइमरी और जूनियर के जो एग्ज़ाम होते हैं टेट या सी टेट वाले, इनमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इनका जो सुपर टेट होता है उनमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो टीजीटी और पीजीटी का जो एग्ज़ाम होता है इनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। इसमें जो बीएड है टीजीटी में, वो बीएड आपका अनिवार्य रहता है। कक्षा 9-10 के बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको लिए बीएड अनिवार्य है। आपके पास बीएड होना चाहिए, ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। डीएलएड इसमें माना नहीं रहता है। इसमें टेट या सी टेट की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। केवल एक पेपर रहता है, और जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन की है, कम से कम वो सब्जेक्ट अगर आपने ग्रेजुएशन में 2 वर्ष पढ़ा है तो आप उस विषय से टीजीटी का फॉर्म भर पाते हैं। जैसे आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री से आपने अगर ग्रेजुएशन की है तो आप मैथ से भी भर सकते हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री भी अगर आपकी 2 वर्ष तक आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री एक संयुक्त रूप से फिजिक्स केमिस्ट्री से भी आप टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। जिसके आपके पास अगर जो सब्जेक्ट होगा, एक ही पेपर होता है, इसमें कोई दूसरा पेपर नहीं होता है, उसी के आधार पर मेरिट बनती है और सीधा सिलेक्शन हो जाता है। 125 क्वेश्चन आते हैं आपके सब्जेक्ट के आते हैं। अगर आपने मैथ से भरा है तो पूरे मैथ के 125 क्वेश्चन आएंगे। आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, 120 मिनट आपके पास रहेंगे, और उसी के आधार पे आपका चयन हो जाएगा। अब बात करते हैं हम एलटी ग्रेड। इसी के समकक्ष है, केवल इतना अंतर रहता है, अर्धशासकीय में रहती है और ये शासकीय विद्यालयों में रहती है। इसमें बीएड आपके लिए अनिवार्य है, बीएड होना चाहिए। डीएलएड इसमें अनिवार्य नहीं है। टेट सी टेट इसमें भी नहीं लगता है। इसमें भी एक पेपर होता है। अभी कयास लगाए जा रहे हैं, सुनने के लिए मिल रहा है कि शायद इसका एग्जाम पैटर्न बदले, लेकिन अभी हम पुराना एग्जाम पैटर्न बता रहे हैं जो अभी चला आ रहा है, शायद इसी पे हो, लेकिन जब पता चलेगा तब आपको जानकारी दी जाएगी। इसमें हम पुराना है अभी ये बताते हैं। इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं और 2.5 घंटे का आपको समय मिलता है। 150 क्वेश्चन 150 मिनट। इसमें क्या होता है, 2 भागों में बांट देते हैं। 120 क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट के आते हैं। जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन में
की हो और उसे कम से कम 2 वर्ष पढ़ा हो, उसी विषय से आप भर पाते हैं फॉर्म। तो 120 क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट के आएंगे और 30 क्वेश्चन हमारे जनरल आएंगे। जनरल इन द सेंस कि उसमें जीके भी होगी, कुछ मैथ के क्वेश्चन होंगे, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, कुछ पेडागोजी शिक्षण विधियाँ वगैरह आ जाती हैं। सब मिला जुला के 30 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। और इसका पेपर आपको क्वालिफाई करने के बाद आप शासकीय विद्यालय के टीचर बन जाती हैं। शासकीय विद्यालयों में एक फ़ायदा रहता है कि आपका ट्रांसफ़र आसानी से हो जाता है, लेकिन जो अर्धशासकीय विद्यालय रहते हैं उनमें ट्रांसफ़र की बड़ी दिक्कत आती है। अब बात करते हैं हम पीजीटी या जीआईसी प्रवक्ता। ए कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए हमको मिलता है अगर हम पीजीटी का टेस्ट निकालते हैं जीआईसी प्रवक्ता का। पीजीटी का टेस्ट में आपके पास ना बीएड की ज़रूरत होती है आपको और ना ही डीएलएड की ज़रूरत होती है। आपका सिंपल पीजी या पोस्ट ग्रेजुएशन जिसे बोलते हैं उसको आपको कंप्लीट होना चाहिए। जैसे आपने एमए किया हो, एमकॉम किया हो, एमएससी किया हो, आपके पास 2 वर्ष आपने कंप्लीट किया हो, आपने ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर आपने बीएससी किया है, आपने एमए किया है, तो आप एमए जिस सब्जेक्ट से किए हों उस सब्जेक्ट से आप पीजीटी या जीआईसी प्रवक्ता का फॉर्म भर सकते हैं। जैसे मैं अपना खुद बताता हूँ, मैंने बीएससी किया है मैथ से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हमारे 3 सब्जेक्ट रहे, लेकिन जब हमने एमए किया है तो वो हमने पॉलिटिकल साइंस से किया है। तो हम जब पीजीटी का फॉर्म भरेंगे या पीजीटी का पेपर देंगे तो हम पॉलिटिकल साइंस से देंगे। हमने भले ही बीएससी की हो लेकिन हम पीजीटी पॉलिटिकल साइंस से देंगे। उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने बीएससी किससे की, आपके पास सिंपल पीजी होना चाहिए और उसमें जनरल वालों के लिए 55% मार्क्स आने चाहिए और ओबीसी एससी एसटी के लिए 5% का रिलैक्सेशन भी मिलता है, उनकी 50% भी हो तो चल जाता है। जो आप पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में केवल एक पेपर होता है और कोई पेपर नहीं होता, सीधा सिलेक्शन हो जाता है, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहती है। 125 क्वेश्चन आएंगे आपके पूरे सब्जेक्ट के आएंगे। जैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस से किया है तो मेरे पॉलिटिकल साइंस के पूरे 125 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा और उसी के आधार पर जितने नंबर आएंगे उसी के आधार पर मेरिट बन जाएगी। वहीं हम जब जीआईसी प्रवक्ता की बात करते हैं तो इसका सिलेबस थोड़ी ब्रॉड रहता है और इसका एग्जाम पैटर्न थोड़ी प्री और मेंस में बांट दिया गया है। इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें पहला प्री होगा, फिर मेंस का एग्ज़ाम होगा। प्री में सिंपल आपका 150 नंबर का पेपर होगा और एलडी ग्रेड की तरह ही एक केवल क्वालिफाइंग होगा। इसमें आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आएंगे और 30 क्वेश्चन हमारे जनरल पेपर के आएंगे। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। जब अगर हम इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो हम इसके नंबर मेंस एग्ज़ाम में नहीं जोड़ते हैं, फिर हमको मेंस का एग्ज़ाम देना पड़ता है। ये रिटन होता है। जो हमारा प्री होता है वो केवल ऑब्जेक्टिव होता है और जो मेंस होता है उसमें हमको लिखना पड़ता है आंसर। तो मेंस के बारे में थोड़ी हम बात कर लेते हैं। मेंस में भी 2 पेपर होंगे, पहला हिंदी का और दूसरा हमारे सब्जेक्ट का। इसमें हमको लिखना पड़ेगा। तो हिंदी आती है उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे या 100 नंबर का पेपर होगा। इसमें 50 नंबर की हमारी जनरल हिंदी आएगी। जनरल हिंदी इसमें व्याकरण की हिंदी कहते हैं, रसछंद अलंकार वगैरह। और जो 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर का पेपर होगा हिंदी का, उसमें हमको ऐसी राइटिंग करनी पड़ेगी। ऐसे आएंगे निबंध आएंगे तो निबंध हमको लिखना पड़ेगा, तो ऐसे 100 नंबर का हो जाता है। और दूसरा सब्जेक्ट होगा हमारा, जो सब्जेक्ट का पेपर होगा, जैसे हमने पॉलिटिकल साइंस से किया है या राजनीति विज्ञान से, तो हमको राजनीति विज्ञान का पेपर मिलेगा। उसमें हमारे 300 नंबर का पेपर होगा वो। इसमें हमारे लॉन्ग 5 क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट 5 क्वेश्चन आएंगे और वेरी शॉर्ट या अति लघु उत्तरी 10 क्वेश्चन आएंगे। तो 5 क्वेश्चन 125 नंबर के और शॉर्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 75 नंबर के और वेरी शॉर्ट अति लघु उत्तरी 10 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे। पूरा 300 नंबर का हमारा पेपर होगा और 300 और 100 हिंदी के मिला के पूरे 400 नंबर में से हमारी मेरिट बनेगी। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। ये ऐसी भर्ती है जिसमें अधिकांश लोग सोचते हैं कि हमारे पास पीएचडी होना ज़रूरी है, लेकिन नहीं। इसके लिए पीएचडी से भी सिलेक्शन होते हैं, लेकिन बिना पीएचडी के भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। समझते हैं, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको पहले पोस्ट ग्रेजुएशन या पीजी या जिसे बोलते हैं एमए, एमएससी, एमकॉम, ये आपके पास होना चाहिए। जब आपने किया है तो इसमें कम से कम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसके बाद एक पेपर होता है जैसे टेट की तरह टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक होता है नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। एक पेपर होता है, अगर आप सबसे पहले आपको इसको क्वालिफाई करना पड़ता है। अगर इसमें आप क्वालिफाई करते हैं, इसका थोड़ी सिलेबस भी जान लेते हैं, एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं। इसमें 2 भागों में बांटते हैं। 50 क्वेश्चन हमारे जनरल आते हैं, जिसमें मैथ का एक डीआई आता है, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, कुछ शिक्षण विधियाँ आती हैं, कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, कुछ पर्यावरण के क्वेश्चन आते हैं। इस तरह हमारा जनरल 50 क्वेश्चन का एक बनता है पैटर्न।
और एक दूसरा पेपर होता है, उसी में लगा हुआ रहता है, साथ में ही होते हैं और इसमें 3 घंटे का समय मिलता है। तो 50 क्वेश्चन हमारे जनरल हो गए और 100 क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट के आएंगे। जैसे अगर हम पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान से हैं तो हमारे 100 क्वेश्चन राजनीति विज्ञान के आएंगे। अगर मैथ से हैं आप तो मैथ के आएंगे, फिजिक्स के हैं तो फिजिक्स से आएंगे। जिस विषय से आपने एमए किया है या एमएससी या एमकॉम जो भी किया है उसी विषय के आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने नेट पास कर लिया है, नेट पास करने के बाद आपके पास पीजी भी है, नेट भी, इसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देने के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी 2 तरह से निकलती है, एक यूनिवर्सिटी में और दूसरी कॉलेजों में। यूनिवर्सिटी में जो वैकेंसी निकलती है उसमें आपके पास पीएचडी होना अनिवार्य रहता है, क्योंकि उसमें पीएचडी के करीब 25 से 30 नंबर मिलते हैं, तो पीएचडी वाले आगे निकल जाते हैं उसमें, इसलिए पीएचडी उसमें अनिवार्य रहता है। तो वैकेंसी भी बहुत कम आती है। तो पीएचडी कुछ नंबर मिलते हैं, कुछ ग्रेजुएशन के, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन के नंबर जोड़ते हैं। अगर आपने कोई रिसर्च पब्लिश किया है, अखबार में कोई आपका रिसर्च निकला है तो उसके भी नंबर मिलते हैं। इस तरह आपकी पूरा ओवरऑल बना के और फिर इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन यूनिवर्सिटियों में होता है। लेकिन हम बात करेंगे जो कॉलेजों में भर्ती होती है। जो कॉलेजों में भर्ती होती है वो यूपीएचईएससी के द्वारा निकाली जाती है और एक साथ पूरे यूपी के महाविद्यालयों के लिए या कॉलेजों के लिए भर्तियां निकाली जाती हैं। तो उसमें केवल आपके पास पीजी हो और सिंपल नेट क्वालिफाई हो, इतना ही मांगते हैं, इतना ही लीजिए। उसके बाद उसका पेपर होगा, एक पेपर होगा, वही 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और अगर आप एक क्वालिफाई कर जाते हैं तो केवल आपका 30 नंबर का इंटरव्यू होगा और ओवरऑल उनके नंबर जोड़ के आपकी, अगर आप मेरिट में आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको जानकारी इतनी पसंद आई होगी। और अगर इसमें कोई जानकारी आपको कम लग रही हो या कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरा नाम है अनुपम तिवारी और मैं एमपी में प्राइमरी टीचर हूँ। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, MHRD टीचर। धन्यवाद।